नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। इसरो ने फिर रचा इतिहास, स्पेडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग। दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित। 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर तैयारियों का लेंगे जायजा। दक्षिणी दिल्ली से पुलिस ने 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लिया हिरासत में। सभी को भेजा गया डिटेंशन कैंप। नए साल से पहले उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर। मैदानी इलाकों में पारा गिरने से दिन में बढ़ी ठंड। इथोपिया में ट्रक के नदी में गिरने से 71 लोगों की मौत। ट्रक में सवार सभी लोग शादी समारोह में होने जा रहे थे शामिल। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। पहले चरण का प्रदर्शन सामान्य रहा। इस मिशन के सफल होने से भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला देश बन गया है। स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन इसरो का एक कम लागत वाला तकनीकी मिशन है। इसका उद्देश्य PSLV रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में 2 छोटे यानों के डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसरो के अनुसार ये तकनीक भारत के भविष्य की अंतरिक्ष अभियानों जैसे चांद पर इंसानी मिशन, चंद्रमा से नमूने लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए बेहद अहम है। इस प्रयोग से भविष्य में इसरो ऑर्बिट छोड़ अलग दिशा में जा रहे हिस्से को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। साथ ही ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा। स्पेडेक्स मिशन में 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाया जाएगा। इधर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। इसके साथ ही वे कुंभ से जुड़े स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर भारतीय रेलवे भी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 13,243 ट्रेनें चलाई जाएंगी। खासकर शाही स्नान को लेकर रेलवे ने प्रयागराज और आसपास के रेलवे स्टेशन पर वृहद स्तर पर तैयारियां की है। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे ने की खास तैयारी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान चलाई जाएगी 13,243 ट्रेनें। अलौकिक अविस्मरणीय महाकुंभ को दिव्य भव्य बना रही है योगी सरकार। 2019 कुंभ की अपेक्षा महाकुंभ में हर सुविधाओं में किया गया है व्यापक विस्तार। प्रयागराज में देश दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के बनेंगे साक्षी। केंद्र एवं प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में महाकुंभ के आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे विभाग ने खास तैयारी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा और दिव्यता को ध्यान में रखते हुए कुंभ थीम पर आधारित रेलवे कोचेस को यार्ड में तैयार किया जा रहा है। इन कोच को महाकुंभ की संस्कृति, परंपरा और आस्था को प्रदर्शित करने वाले आकर्षक चित्रों और रंगों से सजाया जा रहा है। कोचों को महाकुंभ के प्रमुख घाटों, साधु संतों का पवित्र गंगा स्नान और सांस्कृतिक धरोहरों के चित्रों से उकेरा गया है। इसमें श्रद्धालु यात्रा के दौरान महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। महाकुंभ को लेकर रेलवे पूरी तरह से तैयार है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो हमारे 2 स्टेशन वहाँ पड़ते हैं, झूसी और प्रयागराज रामबाग। और जो इधर की संख्या है यात्रियों की, जो श्रद्धालु हैं इस क्षेत्र से जाते हैं, वो मुख्यतः इन्हीं स्टेशनों से होकर जाते हैं। बनारस, मऊ, गोरखपुर, भटनी, इन सभी स्थानों से हम लोग स्पेशल ट्रेनें भी चला रहे हैं इनके लिए। और ज्यादातर श्रद्धालु जो यहाँ से जाएंगे इन्हीं 2 स्टेशनों पे कैटर किए जाएंगे। स्टेशनों पर बहुत सुविधाएं हम लोगों ने अरेंज करी हैं, चाहे वो यात्री आश्रय स्थल बनाने से लेकर हो, चाहे यात्री सुविधा से लेकर हो, चाहे टिकटिंग से लेकर हो, सुरक्षा से लेकर हो, कम्युनिकेशन कंट्रोल की बात हो, सभी फील्ड में काम किया गया है।
महाकुंभ 2025 के निकट आते ही प्रयागराज रेलवे ने 45 दिवसीय आयोजन के दौरान ट्रेनों से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को संभालने के लिए अभूतपूर्व उपायों की घोषणा की है। संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 132 सेल्फ टिकटिंग काउंटर जोड़े गए हैं और कुंभ रेलवे सेवा एप्लीकेशन, जो अब ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, वास्तविक समय की ट्रेन अपडेट और बुकिंग प्रदान करेगा। महाकुंभ के संदर्भ में रेलवे ने काफ़ी बृहद तैयारियां की हैं और तैयारियां लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं। हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेज में भी हैं। इसमें मैं आपको कुछ बातें संक्षेप में बताना चाहूँगा। जैसे कि ट्रेन संचालन की बात करें तो करीब हम लोग 3000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाएँगे और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन चलेंगी, तो कुल 13,000 ट्रेन चलाना प्रस्तावित है इस पूरे 45 दिन के दौरान। इसमें मौनी अमावस्या सबसे इम्पॉर्टेंट स्नान होता है। उस दिन के लिए हमें मैक्सिमम ट्रेन हमने प्लान की है। डी डे के दिन हम करीब 300 ट्रेन चलाएंगे और यदि पूरे पीरियड की बात करें D-1 से D+2 मौनी अमावस्या का, तो करीब उसमें 1000 ट्रेन के आसपास चलेंगे। गौरतलब है कि सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाकुंभ को लेकर चल रही तैयारियों के बीच यहां स्थापित केंद्रीय अस्पताल में एक बच्ची का जन्म हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं और चिकित्सकीय देखरेख में हैं। परिजनों की संयुक्त सहमति के आधार पर इस बच्ची का नाम गंगा रखा गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल में ओपीडी, सामान्य वार्ड, प्रसव केंद्र, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू की व्यवस्था की गई है। लोगों को इलाज भी मिलना शुरू हो गया है। तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में हुई एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और मामले की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई पड़ने लगी है। दिल्ली के तमिलनाडु भवन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रा को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु भवन दिल्ली पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बहुत सारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लीडर्स हैं और जो छात्र हैं वो देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस छात्रा ने कंप्लेंट दी तो डीएमके की पुलिस ने उस कंप्लेंट को वायरल किया। जो विक्टिम थी उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया गया और जो अक्यूज थे उसको शय देने की कोशिश डीएमके सरकार ने की है। विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ प्रदर्शन करती है तो हमारे तमिलनाडु के मंत्री को कार्यालय से अरेस्ट कर लिया जाता है रात के 2 बजे। बाकी जो अक्यूज है वो खुला घूम रहा है। डीएमके द्वारा संरक्षण मिला हुआ है उसको। उसके अलावा आज विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु भवन पे एक जोरदार प्रदर्शन किया और ये एक मैसेज भेजा है कि जहां जहां नारियों के साथ दुर्व्यवहार होगा विद्यार्थी परिषद पुरजोर तरीके से उस चीज का विरोध करेगी। आपके हाथ में ये तख्ती है छात्राओं के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। हाँ जी, हम मैदान में इसलिए उतरे हैं क्योंकि वो तमिलनाडु में एक 19 साल की छात्राओं के साथ क्या वो व्यवहार करा गया है। ऐसे तो हमारे दिल्ली में भी हो सकता है, किसी के साथ भी। कल बंगाल, आज तमिलनाडु, कल हमारा दिल्ली भी, और इससे पहले 2010 में हमने देखा था कि दिल्ली में भी ऐसा सेम ही केस आया था। ठीक है, पर ये है कि वहाँ की जो पुलिस शासन है, वहाँ की सरकार है, वो उस केस को दबाना चाहती है। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के तमाम छात्र छात्राओं ने आज तमिलनाडु भवन पर प्रदर्शन किया और इस बात की मांग की कि उस छात्रा को अगर न्याय नहीं मिला तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी अपने शरीर पर कोरे बरसाए थे और यह बताने की कोशिश की थी कि अगर उस छात्रा को न्याय नहीं मिला तो वो लगातार आंदोलन करेंगे और इसके लिए वो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल भी फूकेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को अरविंद केजरीवाल द्वारा काम चलाओ मुख्यमंत्री कहे जाने पर पत्र लिखा है। उन्होंने इसे संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की अवहेलना भी बताया है। उन्होंने लिखा है कि आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाओ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूँ। ये न केवल आपका अपमान था बल्कि भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान था। अस्थायी अथवा काम चलाओ मुख्यमंत्री की जो सार्वजनिक व्याख्या केजरीवाल ने की उसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ये बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की निंदनीय अवहेलना भी है। और अब बात
नए साल के जश्न की। जी हां, राजधानी दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर मेट्रो में भीड़भाड़ नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC के आदेश अनुसार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में रात 9 बजे के बाद से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन रवाना होने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। DMRC के मुताबिक पुलिस अधिकारियों की सलाह पर यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा इन उपायों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए रात 8 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गंतव्य वाले QR टिकट DMRC के मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी नहीं किए जाएंगे। बाकी मेट्रो नेटवर्क पर मेट्रो सेवाएं नियमित समय सारिणी के अनुसार उपलब्ध रहेगी। DMRC ने यात्रियों को अपनी सुविधा अनुसार यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। वहीं देश विदेश से पर्यटक नया साल मनाने के लिए गोवा पहुंचे हैं। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए गोवा बीच और होटल्स में कई मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैजेस्टिक ग्रुप के डायरेक्टर श्रीनिवास नाइक ने बताया कि नए साल पर ड्रोन से आसमान में लाइटिंग की जाएगी। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। 24-25 बहुत धूमधाम से मनाने के लिए बहुत सारी तैयारी की गई है और पूरी देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। गोवा पूरा का पूरा चौकर ब्लॉक फुल है एंड बहुत टूरिस्ट इस बार आए हुए हैं। हर वेन्यू ने अपने अपने सितारों को या परफॉर्मर्स को, आर्टिस्ट को बुलाया हुआ है। 31st नाइट और फर्स्ट नाइट को हमारी तरफ से ड्रोन शो भी है। पूरे पेंजिम के आसमान पे हम ड्रोन शो करेंगे, लाइट शो करेंगे। नए साल के आगमन के अलावा बात जाते हुए साल में हासिल कुछ उपलब्धियों की। एम्स नई दिल्ली में ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट में कमी आई है। बीते 2 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने कहा कि एम्स में मरीजों की सुविधा बढ़ी है। पेश है एम्स की उपलब्धियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एम्स नई दिल्ली में ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट में कमी आई है। बीते 2 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए एम्स निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने कहा कि एम्स में मरीजों की सुविधा को बढ़ाया गया है। सर्जरी में 50%, ICU में 40% और भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 34% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रेडियोलॉजी यानी CT स्कैन, MRI और एक्सरे की सुविधा में 70% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लैब की सुविधा में 30% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये सुविधाएं मरीजों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। मरीजों को सस्ती और कैंपस में ही दवाइयां मिल सके, इसके लिए कैंपस में ही 4 अमृत फार्मेसी और 1 जन औषधि केंद्र खोला गया है। We got the number 1 prize for highest number of ABBA IDs which we created through the ABDM mission. Almost 9 lakh as on today ABBA IDs have been created from all University of Medical Sciences, and we got the first prize from the National Health Authority for this particular initiative which we have started. More than as on today 30,000 patients have been treated under under the Ayushman Bharat scheme, that is PMJ scheme. एम्स में 300 रुपये तक की जांच निःशुल्क है। साथ ही एम्स SBI कैशलेस कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। प्रदूषण को कम करने के लिए अस्पताल में आने वाले मरीजों के आने जाने के लिए शटल सेवाएं दी जाती हैं। बैटरी चालित ये गाड़ियां मरीजों को निःशुल्क सेवा प्रदान करती हैं। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए 1516 बिस्तरों वाले 5 नए विश्राम सदन बनाए गए हैं। जल्द ही मरीजों के लिए वेटिंग एरिया बनकर तैयार होगा, जो एयरपोर्ट लाउंज की तरह होगा। पेशेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, इसका नाम दिया है संतुष्ट पोर्टल है। ये संतुष्ट पोर्टल है जिसमें पेशेंट का जो भी ग्रीवेंसेस है वो ऑनलाइन आ जाता है और एस्केलेशन होती है अगर उसका समाधान नहीं मिलता है। स्पेशली इन दी National Cancer Institute at Jajjar campus is totally paperless, and we are planning to have complete our ESU and casualty and emergency ward services paperless shortly. एम्स में स्किन बैंक की शुरुआत की गई है। एम्स के कई विभागों को NABH का सर्टिफिकेट मिला है। एम्स अपने रिसर्च और इनोवेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ AI के जरिए इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए IIT दिल्ली के साथ एम्स का करार हुआ है। डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। कैंपस को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 1000 पेड़ लगाए गए हैं। देश के सभी एम्स को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े जाने की तैयारी चल रही है ताकि रेफरल सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली।
और मध्य प्रदेश के लिए साल 2024 जल क्रांति के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस साल में राज्य को कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं मिली जिससे न सिर्फ राज्य का 14.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बल्कि 84 लाख से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी भी मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2024 मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बदलावों और नई पहलों के लिए किया जाएगा याद। साल 2024 मध्य प्रदेश में जल क्रांति की बुनियाद रखने वाला साल। दशकों से लंबित पर्वतीय काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना की शुरुआत। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। साल 2024 का अंतिम महीना यानी दिसंबर का महीना मध्य प्रदेश के लिए वरदान बन गया। यह महीना राज्य के किसानों और सुदूर ग्रामीण परिवारों को वो सब दे गया जिसकी कल्पना भी बेमानी कही जाती थी। मध्य प्रदेश देश का वो सौभाग्यशाली राज्य बना जिसे एक नहीं बल्कि 2-2 नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगात मिली। 15 से 20 सालों तक अटकी केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास हो या पार्वती काली सिंध चंबल नदियों को जोड़ने का त्रिपक्षीय समझौता, इन दोनों परियोजनाओं ने राज्य की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाई देने का रास्ता साफ किया है। इस परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दाई मुख्य नहर एवं वितरण तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों के 1,205 ग्रामों में 3,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश के 3,217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। वहीं बात अगर केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के दिन पीएम मोदी ने बुंदेलखंड की सबसे बड़ी पानी की समस्या को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसका शिलान्यास कर दिया है। देश की इस पहली नदी जोड़ो परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59,000 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल 50 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा है। आने वाले समय में ये आंकड़ा 1 करोड़ रकबे तक ले जाना है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो गति 2024 में देखी गई है वो आने वाले समय में भी देखी जाएगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। साल 2024 की विदाई होने वाली है। बिहार के लिए ये साल कई उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। राज्य में डबल इंजन की सरकार बनी। इसके बाद राज्य को कई बड़े तोहफे मिले। कई थमी हुई परियोजनाओं में एक बार फिर से जान आई। इनमें केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी शामिल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में उद्योगों के साथ नौकरियों की बहार। 2024 बिहार के लिए विकास का साल। केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मिली मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दरभंगा में एम्स का शिलान्यास। बिहार के लिए साल 2024 कई सौगात लेकर आया। राज्य में डबल इंजन की सरकार का गठन हुआ। इसके बाद विकास की कई योजनाओं को पंख लग गए। केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे थे। साल 2024 के आम बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपनी झोली खोल दी। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने में जो केंद्रीय मदद मिलती उससे ज्यादा केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज में दे दिया। बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए और 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ प्रबंधन के लिए आवंटित किए गए। साथ ही
21,000 करोड़ रुपए की राशि से पीरपेंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट और गया में औद्योगिक पार्क की योजना भी बनाई गई। इस औद्योगिक पार्क में 800 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिससे लाखों लोगों को नौकरी भी मिलेगी। इस साल बिहार के कई लंबित परियोजनाओं को भी गति मिली। केंद्र सरकार ने बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख आवास देने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार में मेट्रो निर्माण, गंगा नदी पर 6 लेन पुल और अन्य प्रमुख परियोजनाओं का काम तेज हुआ है। केंद्र सरकार से मिल रही सहायता से राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। बिहार के लोगों के लिए साल 2024 में केंद्र से मिली मदद का असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट की बैठक में राज्य को 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्राप्त हुआ। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार और बेहतर नीतियों के कारण अब बिहार की जो छवि है वो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट बन गई है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब बात एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की सफलता की। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से देश के विभिन्न जिलों को जहां पहचान मिल रही है, वहीं यहां किसानों, हस्तशिल्प कारीगरों और दूसरे क्षेत्र के लोगों की आमदनी बढ़ाने का भी काम हो रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनाना है। कभी आपने सोचा है कि आपके ज़िले में खाने की सबसे ख़ास चीज़ क्या है? जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा और बीकानेर की बीकानेरी भुजिया अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, वैसे ही देश के 766 ज़िलों में अधिकतर ज़िलों के ख़ास उत्पादों को पहचान मिली है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME स्कीम के तहत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से जहां विभिन्न जिलों को अपनी पहचान मिल रही है, वहीं किसानों, हस्तशिल्प कारीगरों और दूसरे क्षेत्र के लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। क्षेत्रवाद उत्पाद की बात करें तो कृषि में 401, खाद्य प्रसंस्करण में 122, हस्तशिल्प में 221, हथकरघा में 102, कपड़ा के क्षेत्र में 102, उत्पादन में 188, समुद्री क्षेत्र में 33, डेयरी के क्षेत्र में 8 और अन्य में 33 उत्पाद एक जिला एक उत्पाद पहल में शामिल हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर अप्लाइड इकोनॉमिक्स डॉक्टर अशोक विशन दास कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने में एक जिला एक उत्पाद का अहम किरदार है। का योगदान बहुत अच्छा है। अब जैसे जैक फ्रूट है, वहाँ त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट है, उसको उसमें स्पेशलिटी है। आम है, आम का बड़ा एक्सपोर्ट है। हमारे इंडियन जो भारत के आम हैं वो उनकी बहुत मांग है बाहर विदेशों में, भारत में तो है ही। अब वाराणसी में उनके जो आम है, आम की एक फसल है, उसको उन्होंने कर दिया। एक उदाहरण के तौर पे हमारा जो प्याज है, लासर गांव है, उसको में पूरे देश का 40% तो वहीं पैदावार होती है, तो वो एक उसकी स्पेशलिटी है। तो ऐसी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अशोक विशन दास कहते हैं कि एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता श्रेष्ठ हो, इसके लिए 220 नई प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। कई देश बहुत ही इसके लिए जागरूक हैं कि हम पैसा भले ज़्यादा दें लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी हो, उसका स्तर अच्छा हो। तो उसके लिए हमने करीब 220 नई लेबोरेटरी हैं जो इनको टेस्ट करती हैं, फिर उनका ग्रेडिंग करती है, सर्टिफिकेशन है, और वो सारा करके, और भारत काफ़ी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होने की प्रबलता, जो संभावना की प्रबलता बहुत ज़्यादा है। एक जिला एक उत्पाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक पहल है जिसका उद्देश्य देश और इसके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना है। इस योजना में देश के हर जिले से एक अनोखे उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार किया जाता है। इसमें देश भर के उत्पादों की अलग अलग सीरीज को शामिल किया जाता है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प सबसे प्रमुख हैं। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इधर नए साल से पहले उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।
पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। पारा गिरने से दिन के तापमान में भी काफी गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 2 दिन शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कुछ एक जगहों पर रात में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके इलाकों में सड़क मार्ग को साफ करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही बर्फबारी के कारण बंद अटल टनल को आपातकालीन वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि मनाली केलंग सड़क मार्ग पर 4x4 छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूह तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। सड़कों पर फिसलन को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। और इधर जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक भूगर्भ से पानी का तेज प्रवाह फूट पड़ा, जिससे खेत में नदी की तरह पानी बहने लगा। इस पानी के साथ गैस और कीचड़ भी बाहर निकलने लगे और इससे मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया। बोरवेल की खुदाई कर रही मशीन ट्रक के साथ गड्ढे में धंस गई, जिसे देखकर काम कर रहे ग्रामीण और अन्य लोग डर के मारे मौके से भाग गए। जैसलमेर में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान फूटा पानी का फव्वारा। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान धरती ने दिखाया खौफनाक मंजर। ट्यूबवेल की खुदाई में लगे ट्रक और मशीन धरती में समाये। पानी की तेज धारा और गैस रिसाव के बाद जिला प्रशासन एक्शन में। प्रशासन की मुस्तैदी से अब हालात सामान्य। राजस्थान के जैसलमेर में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी का तेज प्रवाह फूट पड़ा। यह घटना मोहनगढ़ के एक 32 बीघा खेत में हुई, जहां पहले जीरा की फसल लगी थी। खेत में पहले से एक बोरवेल था जिसमें खारा पानी था। मीठे पानी की तलाश में कुछ दिन पहले एक नया बोरवेल खुदवाया गया था। खुदाई के दौरान पीने योग्य पानी तो आया, लेकिन अचानक पानी का प्रवाह इतना तेज हो गया जिससे बोरवेल के आसपास एक बड़ा गड्ढा बन गया और बोरवेल की खुदाई कर रही मशीन ट्रक के साथ पानी में धंस गई। इस भारी पानी के प्रवाह के कारण खेत में जीरे की फसल भी बर्बाद हो गई। जिला प्रशासन ने इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार प्रयास किए, जिसके बाद पानी का बहाव रुक गया। मेरी माताजी ने रात को 10 के बाद में 10 के 11 के बीच में जाके आवड़ माँ की पूजा करते वहां जाके अरदास की कि मेरे बच्चे संकट में है, माँ तू बच्चों की रक्षा कर। और मेरे को कॉल आया कि दा पानी बंद हो गया होगा। मैं यहाँ आया और आते ही मैंने देखा तो पानी बिल्कुल बंद। पीछे डब्बे के ऊपर ढक्कन देते ऐसे ढक्कन लगा एकदम 10-10 फुट हाइट में चल रही थी। और मैं यहाँ आके ऊपर खड़ा रह के माँ का नाम लिया आवड़ का और हाथों हाथ पानी बंद। इस दौरान बोरवेल और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।